अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम नाजिया है। मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे। मैं इस हवाले से बहुत ही जोश में थी और तैयारियां करने में मगन थी। एक दिन मैं अपनी मेहंदी का जोड़ा लेने मार्केट गई तो कोई मेरे करीब से गुजर कर गया और जाते जाते मेरे हाथ में एक कागज थमा गया। मैं इस हरकत के लिए तैयार नहीं थी। मैं चौंक गई और जब पीछे मुड़कर देखा तो वो जो कोई भी था गायब हो चुका था। मैंने इस कागज को खोलकर देखा तो उस पर लिखा हुआ था, ये शादी मत करो वरना नुकसान की जिम्मेदार तुम खुद होगे। मुझे एकदम ही खौफ का एहसास हुआ कि ये कौन था और मुझे क्यों इस तरह की बात कही जा रही थी। मैं अपनी दोस्त के साथ मार्केट आई थी। उससे मेरी उड़ी हुई रंगत देखी तो मुझसे इसका सबब पूछा। मैंने वो कागज उसके सामने कर दिया। वो पढ़कर दूसरे लम्हे में हंसने लगी और फिर मुझे कहने लगी, तुम पागल हो गई हो। आजकल इस तरह के प्रैंक बहुत ही आम हो गए हैं। ये किसी ने बस मजाक में किया है। मैंने हैरान होकर पूछा, लेकिन उसको कैसे पता कि मेरी शादी होने वाली है? तो मेरी दोस्त कहने लगी, तुम्हें पता तो है इस मार्केट में खास तौर पर दुल्हन वाले लिबास ही तो हैं। जो कोई भी यहाँ होगा जाहिर है वो अपनी शादी की खरीदारी के सिलसिले में ही आया होगा। तो बस किसी ने तुम्हारे साथ ये मजाक ही किया है। तुम सर पर सवार मत करो। मेरा ख्याल था कि वो ठीक ही कह रही थी, शायद किसी ने प्रैंक किया था। खैर, मैंने वो कागज वहीं पर फेंक दी और अपनी शादी की तैयारियां करने लगी। मैं भूल चुकी थी कि किसी ने मुझसे शादी से मना किया था। मेरी मेहंदी की रात थी जब मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आई। कोई मुझे कह रहा था कि तुम्हें मना भी किया था कि शादी मत करो, लेकिन तुमने तो मेरी बात नहीं मानी और अब इस नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगे। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। जाने क्यों, मगर मेरे दिमाग में बार बार जावेद की तरफ जा रहा था कि हो ना हो ये उसी का काम है। वो नहीं चाहता था कि मेरी शादी हो और अब ज़रूर वही ये साजिश कर रहा है ताकि मैं डर कर इस शादी से इनकार कर दूं। जावेद मेरी खाला का लड़का था और मुझे बचपन से ही पसंद करता था और मुझसे शादी करना चाहता था। यहाँ तक कि खाला ने तो रिश्ता भी मांग लिया था। अगर मुझे खलील से मोहब्बत ना हुई होती तो मैं कभी भी उसे मना न करती। जावेद एक अच्छा लड़का था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी हरकत करेगा। लेकिन मैं यही सोचने पर मजबूर थी कि मेरी शादी से अगर कोई नाराज था तो वही था। तो हो सकता है कि ये उसी का काम हो। मेरा दिल तो चाहा कि मैं उसी वक्त उसके पास जाऊं और उससे इस बात का जिक्र करूं। लेकिन फिर सोचा कि कोई बात नहीं, जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ एक दिन और सही। कल तो वैसे भी मेरी बारात आ जानी है। इस वक्त खलील की कॉल आने लगी। वो चाहता था कि मैं उसे वीडियो कॉल करके दिखाऊं कि मैं कैसी लग रही हूं। मैं बहुत ही शर्माने लगी। मैंने आज तक उसे वीडियो कॉल नहीं की थी। इस वक्त भी मैंने उसे मना कर दिया और कहा कि अब कल ही मुलाकात होगी, और फ़ोन बंद करके साइड पर रख दिया और जाकर स्टेज पर बैठ गई। मेरा दिमाग मसरूफ होने लगा। इसी सोच में मगन था कि आखिर उस फ़ोन कॉल और उस कागज़ पर लिखे अल्फाज का क्या मतलब हो सकता है। मैं ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि खलील गलत इंसान हो सकता है। मेरे माँ बाप ने फिर हर लिहाज से सब कुछ ठीक से जांच लिया था। आंख बंद करके मेरा रिश्ता तय नहीं किया था। इसीलिए मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। बारात के लिए मैं शहर के मशहूर ब्यूटी पार्लर से तैयार हुई थी। सब कह रहे थे कि आज तो मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ और मेरा शौहर तो मुझे देखकर अपने होशो हवास खो बैठेगा। और मैं ये तस्वुर सुनकर ही बहुत खुश हो रही थी। अब तो बस बेचैनी से यही इंतज़ार था कि कब बारात आए और कब मैं खलील की दुल्हन बनकर उसके घर के आंगन में चली जाऊं। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल बार बार मुझे कुछ गलत होने का एहसास दिला रहा था और मैं बस यही चाहती थी कि ये शादी खैरियत से हो जाए, इसमें कोई रुकावट ना आए। जब तक बारात नहीं आई, निकाह नहीं हुआ, मेरा दिल सुकून से नहीं बैठ रहा था। और मैंने जावेद को देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। एक लम्हे के लिए मैंने उस पर भी तरस खाया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो हरकत उसने की है मुझे उस पर गुस्सा आना चाहिए, ना कि हमदर्दी। मैं शौहर के साथ गाड़ी में जाकर बैठ गई और हमारी बारात वापसी के रास्ते पर जाने लगी। गाड़ी में सिर्फ हम दोनों ही थे और थोड़ी देर के बाद शौहर के मोबाइल पर बेल बजी। तो मैंने सोचा कि वो तो ड्राइविंग कर रहे हैं तो मैं ही उठा लेती हूँ। ये सोचकर अभी मैंने उसके मोबाइल को हाथ लगाया ही था कि उसने एकदम से मेरे हाथ से अपना मोबाइल खींच लिया। मुझे ये बहुत ही अजीब लगा और मेरा मुंह सा बन गया था।
लेकिन वो मोबाइल बंद करके अपनी शेरवानी की जेब में डाल चुका था। मेरे चेहरे के अजीब से अंदाज देखकर कहने लगा, सॉरी, लेकिन मैं कुछ चीज़ें कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, और उनमें मोबाइल भी है, क्योंकि हर एक की प्राइवेसी होती है। मुझे यकीन है तुम मेरी बीवी हो, प्राइवेसी का एहतराम करोगी। मैं क्या कहती। मैं चुप होकर रह गई और सर हिला दिया। मैं सोचने लगी, शायद मर्द सिर्फ शादी से पहले तक ही मजबूत रहता है और बाद में शौहर ही बन जाता है। और खैर, जब हम घर पहुंचे तो काफ़ी रात हो चुकी थी। मुझे मुंह दिखाई में शौहर ने डायमंड का सेट गिफ्ट किया था, लेकिन मेरे सारे शुक्र सारे गिरे दूर हो गए थे। हमारी वो रात बहुत ही अच्छी गुजरी थी। मेरी शादी की पहली रात में से मेरे तसव्वुर से भी बढ़कर थी। उसने मुझे बहुत ही इज्जत और प्यार दिया था। मैं सुबह फजर की अजान से पहले ही उठ गई थी। अभी मैं उठकर वॉशरूम जाने का सोच ही रही थी कि मैंने बेड की दूसरी तरफ हलचल की आवाज़ सुनी। शायद शौहर भी उठ गए थे। वो फ़ोन पर किसी से मैसेज पर बात कर रहे थे। फिर फ़ोन वहीं रखकर वो वॉशरूम चले गए। जैसे ही वॉशरूम गए उसी वक्त फिर से मैसेज की आवाज़ सुनाई दी। मैं बहुत परेशान हो गई। एकदम से मुझे अजीब सा महसूस हुआ। मैं देखती हूँ ये सारी रात कि इस पहर वो किससे बात कर रहे थे, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया क्योंकि रात की बात मुझे याद आ गई। जब मैंने उसका मोबाइल दिया था तो उसने मुझसे छीन दिया था। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं अब उसके मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। लेकिन उसी वक्त दोबारा से फिर एक और मैसेज आया। मैंने आखिर कुछ सोचकर उसका मोबाइल पकड़ ही लिया, क्योंकि मुझे बस यही जानना था कि इस वक्त किससे बातें हो रही थी। मोबाइल अनलॉक था, क्योंकि वो बात करते करते वॉशरूम चला गया। फिर गैर इख्तियारी तौर पर मैं मैसेज पढ़ने लगी। मैं मैसेज पढ़ती जा रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म से जान निकलती जा रही है। मुझे तो अपने कानों से धुएं निकलते हुए महसूस होने लगे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतनी बड़ी हकीकत से ना आशना कैसे रह सकती हूँ? मुझे सब याद आने लगा कि कैसे मुझे शादी से रोकने की कोशिश की गई। अभी मैं ये सब याद कर ही रही थी कि बाथरूम की कुंडी खुलने की आवाज़ आई। मैं बहुत डर गई। मैंने मोबाइल वहीं पर रखा और दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। उस वक्त मुझे अपने हुलिये की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ना मेरे ऊपर कोई दुपट्टा था और ना ही मेरे पैरों में जूते। मैं नंगे पाँव घर के मेन गेट खोलकर बस बाहर भागती चली जा रही थी। उस वक्त बस मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती थी। उस वक्त अचानक ही मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ दी। शायद वो मेरा शौहर था, लेकिन वो दोबारा आवाज़ आई तो मैंने गौर किया कि ये किसी लड़की की आवाज़ थी। खौफ की एक पूरी लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई। ये कौन था जो मेरे पीछे आ गया था? मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो वो एक लड़की थी, तकरीबन मेरी ही उम्र की। मुझे कहने लगी, जिस तरह से तुम भाग रही हो, लगता है तुम्हें अपने शौहर की सच्चाई मालूम हो गई है। क्या ही अच्छा होता अगर तुम पहले ही मेरी बात सुन लेती। मैंने तुम्हें 2-3 बार खबरदार करने की कोशिश की थी कि शादी मत करो, ये आदमी तुम्हारे लायक नहीं, लेकिन तुमने एक नहीं सुनी और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई और कहा, वो तुम थी जो मुझे पैगाम भेजती रहती थी? उसने कहा, हाँ, वो मैं ही थी। मैं किसी मजबूरी से तुम्हारे सामने आकर बात नहीं कर सकती थी। मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसकी बात का क्या जवाब दूँ। इस वक्त मैं बिल्कुल चुप रही थी। वो कहने लगी, तुम वापस जाओ, अभी भी इतनी देर नहीं हुई, किसी को मालूम नहीं होगा कि तुम घर से बाहर हो। मैंने उस लड़की को कहा, तुम अजीब हो, पहले मुझसे शादी करने से मना करती रही हो, और अब जब मैं हकीकत जान चुकी हूँ तो आप मुझे वापस उस जहन्नुम में जाने को कह रही हैं। मैं वापस हरगिज़ नहीं जाऊंगी। मैं बस यहाँ से भागकर अपने घर जाऊंगी। वहाँ मेरी हालत देखकर कहने लगी, तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम यूँ अपने घर जाओगी तो तुम्हें रास्ते में कोई नहीं देखेगा? वो वाकई ठीक कह रही थी कि मैंने अब गौर किया था कि मैं ऐसे ही बाहर आ गई हूँ। कोई भी मुझे देखता तो बेशर्म समझकर शायद अपनी आंखें बंद कर लेता। मैं शर्मिंदा हो गई और मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी, और इस हालत में मैं अपने घर भी नहीं जा सकती थी। मैं वहीं बैठकर रोने लगी। उस वक्त मुझे दूर से आवाज़ आने लगी। वो मेरा शौहर था, जो मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा था। वो लड़की मेरा हाथ पकड़ कर कहने लगी, सुनो, वक्त बहुत कम है। जो मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम वैसा ही करो। मैं खुद तो तुमसे राब्ता करूँगी और हम मिलकर बैठ कर तय करेंगे कि आगे क्या करना है। अभी वापस जाओ, जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैं उसके कहे के मुताबिक शौहर की नज़रों से बचते हुए घर चले गए और अपने कमरे में जाकर नहा धोकर दूसरे कपड़े बदल लिए। जब शौहर वापस कमरे में आया तो मैं नमाज पढ़ रही थी।
वो मुझे देखकर एकदम से चौंक गए और मेरे सलाम फेरते ही मुझे कहने लगे, तुम कहाँ थी? जब मैं नहाकर बाहर निकला तो तुम तो कमरे में ही नहीं थी। कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ था और बाहर गेट का भी। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरी एक रात की दुल्हन मुझे छोड़कर भाग गई। कहाँ गई थी तुम और वापस कब आई? मैं उसकी बात सुनकर हैरान होने की अदाकारी करने लगी और कहा कि मैं तो कहीं भी नहीं गई थी। आप वॉशरूम में थे और जब मुझे वॉशरूम जाना था तो मैं दरवाज़ा खोलकर घर के मेन वॉशरूम में चली गई थी। जब कमरे में आई तो आप कमरे में थे ही नहीं। मुझे लगा शायद आप बाहर चले गए होंगे, इसीलिए मैं नहाकर नमाज पढ़ने लगी। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गए और मैं उसके चेहरे से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करने लगी कि इस वक्त वो क्या सोच रहा है। उसे मेरी बात पर यकीन आया कि नहीं। जौहर से मेरी पहली मुलाकात एक शादी में हुई थी। टपनी दूज की शादी में शिरकत टपनी दूज की शादी में शिरकत के गर्ज से दूसरे शहर में गई थी। मेरे शौहर लड़के वालों की तरफ से बारात में शामिल था और वो बहुत ही खूबसूरत और अच्छा लग रहा था। पहली ही नज़र में वो मेरे दिल को भा गया था। शायद उसे भी मेरी दिलचस्पी महसूस हो गई थी। तब उसने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिससे मैंने फौरन थाम लिया। मैं एक मॉडर्न घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारे घर वाले बहुत ही खुले दिमाग के थे। मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में लड़कियों के साथ ही पढ़ती थी, इसीलिए मुझे उम्मीद थी कि मेरे घर वाले एक लड़के को पसंद करने पर बुरा नहीं मानेंगे और मेरी शादी उससे करवा देंगे। लेकिन घर वालों से बात करने से पहले मैं उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहती थी, ताकि उसे समझ सकूं और जान सकूं कि क्या हम एक दूसरे के साथ चल भी सकते हैं या नहीं। मेरा शौहर हर लिहाज से एक अच्छा लड़का था। उसने कभी मेरा हाथ नहीं पकड़ा था और ना ही कोई गलत बात की थी। कई बार वो मुझे अपने घर ले जाकर अपने अब्बू से भी मिलवा चुका था, जो मुझे हर बार यही पूछते थे कि मैं बताऊं कि वो कब मेरा रिश्ता लेकर आएंगे। 3 से 4 महीने तक अपने शौहर के साथ वक्त गुजार कर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं उसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। इससे पहले कि मैं घर में शादी की बात करती, मेरी खाला ने जावेद के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया और मेरे माँ बाप हर लिहाज से इस रिश्ते के लिए हामी भर चुके थे, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं जावेद से शादी के लिए हाँ कर दूँ। लेकिन अब वक्त आ गया था कि मैं अपने लिए स्टैंड लूँ। मैंने जावेद के साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया और माँ बाप को अपनी पसंद बता दी। मुझे तो यही उम्मीद थी कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन उसी वक्त मैं हैरान रह गई जब माँ ने मुझसे बहुत ही सख्ती इख्तियार कर ली। उन्होंने मुझे बुलाना छोड़ दिया क्योंकि मैंने उनकी बहन के बेटे को रिजेक्ट किया था और इस बात का उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था। कुछ दिन तो बाबा भी खामोश रहे, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और कहा मैं उस लड़के के साथ उन्हें मिलवाऊं। मेरे बाबा हर लिहाज से एक आइडियल बाप थे। वो उन लोगों में से नहीं थे जो अपने बच्चों की खुशी का गला घोंट देते हैं। जब बड़े भाई की शादी हुई तो भी बाबा ने उनसे पूछा था कि अगर वो चाहे तो ये रिश्ता होगा, वरना वो जिसे चाहते हैं उनके साथ उनसे शादी कर देंगे। और अब मेरी बारी थी। उन्होंने एतराज़ नहीं उठाया। मैंने उन्हें खलील से मिलवाना था। वो लाहौर में रहता था। मेरे वालिदैन खलील से मिले और उनके वालिदैन से मिले। पापा ने छानबीन की और फिर जाकर रिश्ता तय कर दिया। लेकिन मेरी माँ का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था और वो नहीं चाहती थी कि मेरी शादी इस जगह हो। लेकिन किसी न किसी तरह बाबा ने उन्हें मना ही लिया। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मेरे साथ बाजार जाने से साफ इनकार कर दिया कि वो मेरी शादी की शॉपिंग में हिस्सा नहीं ले सकते। मुझे जो करना है मैं खुद ही करूँगी। पर मैंने भी खामोशी साथ ली और जो जैसा हो रहा था वैसा ही चलने दिया। माँ कब तक नाराज़ रहेंगी, एक ना एक दिन तो मान ही जाएंगी ना। और इसीलिए मैंने अपनी शादी की सारी शॉपिंग अपनी दोस्तों के साथ ही की। वहाँ मैंने तो यही सोचा था कि मैं अपनी पसंद की शादी की है तो खलील हर लिहाज से एक आइडियल शौहर साबित होगा और अपनी ज़िंदगी आखिर तक बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारेंगे। इतने लोग हमारे प्यार की मिसालें देंगे। लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि शादी की पहली रात ही मुझे एक ऐसा सरप्राइज़ मिलेगा कि मेरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। इतना बड़ा राज जानकर मेरा एक लम्हे को भी इसके साथ रहने का दिल नहीं कर रहा था। ऊपर से कई ऐसे सवालात थे जिन्होंने मेरे दिमाग को उलझा कर रख दिया था। वो लड़की आखिर कौन थी? मेरे शौहर को कैसे जानती थी और उसने मुझे वापस घर क्यों भेज दिया था? मैं बस यही सब कुछ सोच रही थी और यही सब चीज़ों से डर रही थी कि मेरी किसी से बात पर मेरे शौहर को शक ना हो जाए कि कहीं मैं उसके राज तक पहुंच गई। लेकिन सच है, ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ था।
वो मुझे नॉर्मल अंदाज में बात करता रहा। खाने के बीच में भी वो हर चीज़ मेरे आगे करता रहा कि मैं पेट भर कर खाऊं और भूखी ना रहूं। उसके चेहरे को देखकर मैं बार बार यही सोच रही थी कि काश तुम इतने धोखेबाज ना होते। काश ये चेहरा वही होता जिससे मैंने मोहब्बत की थी। लेकिन जाहिर है ऐसा नहीं था। जो कुछ मैं जान चुकी थी उसके बाद तो उस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। मैं बस यही लड़की का इंतज़ार कर रही थी कि वो किसी तरह मुझसे राब्ता करे। मैं इन्हीं सोचों में मगन थी कि अपना नाम सुनकर चौंक गई। मेरी सास मुझे कह रही थी कि बहू तुम कुछ ले क्यों नहीं रही हो? देखो, मुझे तुम खलील की माँ नहीं बल्कि अपनी ही माँ समझो। उनकी बात सुनकर मेरा दिल चाहा कि मैं गरम गरम नाश्ते की ट्रे उनके आगे डाल दूं और चीख कर कहूँ कि तुम मेरी माँ क्या बनोगी, तुम तो खलील की भी माँ नहीं हो। मुझे तुम दोनों की असल हकीकत मालूम हो गई है। तुम दोनों खलील के वालिदैन नहीं हो। तुम सब लोग फ्रॉड हो। लेकिन मैंने ये सब अपने अंदर ही दबा लिया और कुछ भी नहीं कहा और सब कुछ मुस्कुराहट पर सजा कर नाश्ता करने लगी। अगर बात सिर्फ इतनी ही होती कि वो मेरे शौहर के असली वालिदैन नहीं थे तो शायद फिर भी मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन मामला तो इससे भी कई गुना बढ़कर था। नाश्ते के बाद मैं कमरे में आ गई और वो किसी काम से बाहर चला गया। आधे घंटे के बाद मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने फौरन से फ़ोन उठा लिया। फ़ोन पर वही लड़की थी। मैंने बेचैनी से कहा, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? कहने लगी, तुम कुछ नहीं करो, बस वलीमे की तैयारी करो। जो भी करना है वो मैं करूंगी। तुम्हारे वलीमे में सबके साथ साथ तुम्हें भी पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया और मैंने अपना सर पकड़ लिया। मेरा एक एक मिनट यहाँ पर गुजारना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। खैर, मैं पार्लर चली गई और तैयार होकर शौहर के साथ हॉल पहुँच गए। मुझे भी यही इंतज़ार था कि देखूं तो सही कि आखिर क्या धमाका होने वाला है। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। मुझे ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा क्योंकि जल्द ही वो लड़की मुझे सामने से आती हुई नजर आई। मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि उसे देखकर मेरे शौहर के चेहरे के होश उड़ गए थे। वो लड़की ऊंची आवाज़ में सबको कहने लगी, सब लोग मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए। मेरा नाम आलिया हर मसफ्रॉड खलील की बीवी हूँ। मैं एकदम सुन रह गई थी। बाकी सबको भी साफ सूंघ गया था। कहने लगी, सिर्फ मैं ही इसकी बीवी नहीं, इस धोखेबाज इंसान की और न जाने कितनी शादियां कर रखी हैं। ये माँ बाप भी इसके अपने नहीं हैं बल्कि किराए के हैं। और सबसे बड़ी बात कि खलील कोई बिजनेसमैन नहीं है बल्कि एक पैसे वाला इंसान है और स्मगलर है। ये लड़कियों को अपनी मोहब्बत के झूठे जाल में फांस कर और फिर उनसे शादी करके उनका एतबार जीतता था और फिर उन्हें आगे से बेच देता था। मेरे साथ भी इसने यही किया था, लेकिन मैं किसी तरह से इसके चुंगल से फरार हो गई और यही फैसला किया कि अब इसके नज़दीक किसी लड़की को ज़िंदगी तबाह नहीं करने दूंगी। मैं काफ़ी अरसे से इसके पीछे थी और आखिरकार जिसका पता मालूम हो गया और मैंने इसके खिलाफ सबूत ढूंढने में लगी हुई थी। इसीलिए अब तक मैं इसके सामने नहीं आई थी और मैं दिन रात इसकी जासूसी करती रही और सबूत जमा करती रही। और अब मैं अकेली नहीं बल्कि मेरे साथ पुलिस भी आई है। उसने पीछे मुड़कर इशारा किया तो पुलिस को अंदर दाखिल होते देख मेरे शौहर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने एकदम से उठकर दौड़ना चाहा मगर मैंने टांग आगे करके उसे नीचे गिरा दिया। सो मैंने जो उसके पैगामात पढ़े थे उनमें यही बात थी कि उसका दोस्त उससे पूछ रहा था कि अपनी बीवी का मुझसे कब सौदा तय करोगे। मैं तुम्हें और तुम्हारे किराए के माँ बाप को बहुत पैसे दे चुका हूँ, इसीलिए जल्द ही वो लड़की मेरे पास पहुँच जानी चाहिए। यही पैगाम पढ़कर मैंने सब फरार होने की कोशिश की थी, लेकिन उस लड़की के कहने पर दोबारा घर चली गई और अब सबके सामने सच आ गया था। पुलिस ने आगे बढ़कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मैंने उस नेक लड़की का शुक्रिया अदा किया। मेरे माँ बाप मेरे लिए बहुत ही दुखी थे कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन उसी वक्त मेरे कज़न जावेद ने आगे बढ़कर कहा कि मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया। अभी भी मेरे कज़न के दिल में मेरे लिए बहुत मोहब्बत मौजूद है।